है आपका? अभी बेटा क्लास चल रही है अभी। Gathering data about children from different contexts, naturalistic observation, interview, reflective journal about children, anecdotal record and narratives. Clinical method with reference to Piaget. ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना है हमें, अलग अलग विभिन्न संदर्भों में बालक संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करना। उसके लिए डाटा को कलेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं हम? एक तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड से, पेज नंबर है बेटा 13। दूसरा इंटरव्यू मेथड से, रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड रख के, क्लिनिकल मेथड और प्याजे के अकॉर्डिंग इसने बताया, ठीक है। तो हमें बच्चों के लिए डाटा इकट्ठा करना है, तो सबसे पहला मेथड बताया इसने आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का क्या अर्थ है, स्वाभाविक निरीक्षण के क्या अर्थ है, क्या लाभ एवं सीमाएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। और इस विधि में आप बालक संबंधी विभिन्न आंकड़ों को किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा मीनिंग ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। स्वाभाविक निरीक्षण का अर्थ होता है बालकों के बारे में जैसा वे वास्तव में व्यवहार करते हैं, विस्तृत प्रमाण प्राप्त करने और वह भी उनके वास्तविक पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। यानी कि बच्चा जैसा बिहेवियर कर रहा है ना, हमको वैसे ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यानी कि बच्चा जिस सिचुएशन में बिहेवियर करना है, हमें उसी टाइम पे बच्चे के ऊपर निगरानी रखनी है, ठीक है। ये क्या है इसमें, इस मेथड में आप फील्ड स्टडी मेथड और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का नाम भी इसे दिया गया है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, इस ऑब्जर्वेशन का प्रयोग मुख्यतः पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, जैसे बंदर, बिल्ली, चींटियां इत्यादि के बिहेवियर की स्टडी उनके स्वाभाविक रूप से रहने के स्थान पर जाकर की जाती है। साथ ही इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन का प्रयोग बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है और इस प्रकार के बिहेवियर का अध्ययन बिना किसी परिवर्तन या जोड़ तोड़ के किया जाता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो बिहेवियर आपने वास्तविक रूप से घटित होते हैं उनकी स्टडी करना। देखो बेटा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जैसा आप बिहेवियर कर रहे हो ना, उसको उसी सिचुएशन में रिकॉर्ड करना, ठीक है, कि आप किस टाइप का बिहेवियर कर रहे हो। तो हमें यहाँ पर नेचुरलिस्टिक बिहेवियर में अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है तो हमें बच्चे के दिनचर्या को नहीं रोकना, बच्चा जैसा कर रहा है वैसा करने दीजिए और उसके ऊपर हमें पूरा दिन निगरानी रखनी कि वह क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसे ही क्या है, जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं उसी स्थान पर जाकर हम उस जानकारी को कलेक्ट करना है। अगर मान लो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर हमें जानवरों के ऊपर भी स्टडी करनी है तो हमें जहाँ पर वो जानवर है वहाँ पर जाकर उसकी पूरी उसको देखना पड़ेगा एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही। तो ये होती है आपकी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जो जिस तरीके से कर रहा है उसके ऊपर वैसे ही निगरानी रख के उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना। अब है ऑब्जर्वेशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है इसमें इस प्रकार किया जाता है ऑब्जर्वेशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन इन सिंगल कॉन्टेक्स्ट। दो तरीके से इसने बताई है। एक तो हम क्या है अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट के जरिए निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट बात आती है आपकी मैनी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे कि स्वाभाविक निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक के पर्यावरण का वर्णन करना होता है। इकोलॉजी का वर्णन यानी कि सबसे पहले तो हमें बच्चे के इकोलॉजी का वर्णन करना है, जिसका अर्थ है घर या मातृभूमि। ग्रीक भाषा से ये लिया गया इकोलॉजी, जिसका अर्थ है घर या मातृभूमि। इकोलॉजी शब्द का संबंध पौधों और जानवरों में रहने वाले हैबिटेट तथा पौधों या जानवरों की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन और विशेषताओं में भी होता है। मनोविज्ञान में इकोलॉजी का संबंध उन सिचुएशन की श्रृंखला में होता है जिसमें बालक कार्य करता है, रोल निभाता है और पर्यावरणीय वृत्तांत व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र उपलब्ध करवाता है। बालक के संदर्भ में ऐसे वृत्तांत संपूर्ण बालक के बारे में सब कुछ बताते हैं। देखो भाई, ऑब्जर्वेशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट
यहाँ पर सिर्फ बच्चे की बात की गई है। तो बीच में जो ये आपके दिए गए ना साइंस से रिलेटेड या जीव विज्ञान से रिलेटेड, इस वाले को डिलीट कर देना, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जो हमारी स्वाभाविक निरीक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक के इकोलॉजी का वर्णन करना, यानी कि बालक जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वेशन करना या तो हम उसके घर में जाके करें, घर में पूछताछ करें, या उसके स्कूल में पूछताछ करें। इसमें क्या है, बच्चा पूरा दिन कार्य करता रहता है, अलग अलग रोल प्ले करता रहता है। तो इकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण बच्चे का जो संपूर्ण जीवन का चित्र है वो उपलब्ध कराता है, और बालक के संदर्भ में ऐसे वृत्तांत संपूर्ण बालक के बारे में सब कुछ बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? या तो घर पे जाके बच्चे के बारे में पूछताछ करो, या स्कूल में जो उसके बारे में आपको क्या क्या बच्चा पूरा दिन करता है, क्या क्या रोल प्ले करता है, कभी खेलता है, कभी कुछ बनता रहता है, कभी कुछ बनता रहता है। तो जो हमारा इकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो एक व्यक्ति की पूरी दिनचर्या के बारे में हमें जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में नॉलेज प्रदान करता है। तो ये आ गया समझ में फर्स्ट पॉइंट। यस मैम। उसके बाद है आपका सिंगल, एकल प्रसंग में परीक्षण, ऑब्जर्वेशन इन सिंगल कॉन्टेक्स्ट। इसमें बताया गया है इकोलॉजिकल अप्रोच में के समय बहुत अधिक खर्च होता है और इसका प्रयोग भी बहुत खर्चीला होता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट अपने निरीक्षण को एकल सामाजिक परिस्थिति तक ही सीमित रखते हैं और बालकों के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक बालकों में और प्रौढ़ों में अंतरक्रिया या बालकों के आपस में ही आमने सामने अंतरक्रिया का अवलोकन करते हैं। यह अंतरक्रिया किसी प्रकार की होती है, कहीं इसका आक्रामक बढ़ाने वाली बात तो नहीं हो रही है, कहीं पर कक्षा में अरुचिकर। देखो इसने बोला भाई सिंगल कॉन्टेक्स्ट, अब यानी कि इसने जो पहले वाली अप्रोच की ना मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की, या तो स्कूल में जाकर पूछ लो बच्चे से या घर में जाकर पूछ लो, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं ये तो बड़ी महंगी प्रोसेस है, बड़ी खर्चीली प्रोसेस है। खर्चीली का मतलब आप घर जा रहे हो किसी के, वो टाइम लगा, वहां तक पहुंचने का समय भी लगा, आप जिसमें गए हो गाड़ी से गए हो या कैसे भी गए हो तो आपका वो भी खर्चा आया। तो पहले वाली क्या है वो प्रोसेस है जो वो थोड़ी हमें खर्चीली पड़ती है, तो इसलिए क्यों ना हम बच्चे से ही आमने सामने बिठा के इंटरेक्शन करके उसी से पूछ लेते हैं। हम जगह जगह औरों से पूछते फिरेंगे तो हम उसी से पूछ लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर सामने आती है। इसमें कक्षा में लड़कों की ओर बराबर का ध्यान दिया जाता है, लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाता है क्लास में। प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, इसमें क्या किया जाता है, एक तो आमने सामने, जैसे आप क्लासरूम में ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो बच्चा आमने सामने है। दूसरी बात जो बिहेवियर है उसका ऑब्जर्वेशन अलग अलग सिचुएशन के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में हम देख रहे हैं बच्चे को कि कैसे वो कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसको बोला गया है। इस विधि की दो विशेषताएं बताई गई है कि जो ऑब्जर्वेशन है वह उसका उद्देश्य सूक्ष्म तरीके से है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बच्चे को बारीकी से देखना, उसके बिहेवियर को देखना कि बच्चा क्लास में पहले पीरियड में कैसा बिहेवियर कर रहा है, दूसरे में कैसा कर रहा है और लास्ट तक कैसा उसका बिहेवियर हो रहा है। उसके बाद इसके बिहेवियर से जुड़े नियमों वेरिएबल्स के बीच पारस्परिक संबंध का पता लगाना होता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो रिसर्च करने वाला है 8-10 साल के बालकों का एक समूह लेता है, उनके बिहेवियर की स्टडी करता है, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन का चयन किया। चाहे तो वह स्वयं उन बालकों के समूह में रहकर उस बच्चे के व्यवहार को नोट कर सकता है, देख सकता है या परिवर्तन ला सकता है, या दूर से रिसर्च कर सकता है, छिपकर निरीक्षण कर सकता है। छिपकर वह ऐसे स्थान पर बैठ जाए जहां बालकों को तो देख सके लेकिन बच्चे उसे ना देख पाए। तो समूह में रहते हुए वह कैसे बातचीत करता है, कैसे हंसता है, कैसे दूसरों से बात करता है, ये ध्यान दिया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं। आखिर में क्या है हमारा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और परिस्थितियों में कई दिनों तक करता रहेगा। कई अध्ययनकर्ता एक साथ मिलकर उस समय में उन बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, कॉमन होगा और वास्तविक। देखो भाई इतनी बड़ी रामायण कथा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल कॉन्टेक्स्ट में ये बोला है
कि पहले की तरह घर घर जाकर या अलग अलग जगह पर जाकर हम बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। हम तो बच्चे को, जैसे बच्चा स्कूल में आता है वहीं पर उसके बिहेवियर के ऊपर नज़र रख लेंगे कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, बच्चे की किस में इंटरेस्ट है किस में इंटरेस्ट नहीं है। या दो तरीके से है, या तो मैं छिप कर सारी चीज़ें देख सकती हूँ, या बच्चे के सामने रहकर उसके ग्रुप में शामिल होकर उसके बारे में सारी बातें मालूम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बच्चे के, हम किसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो वो इसमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। उसके बाद उसके बाद है मेरिट और एडवांटेजेस। क्या लाभ होएगा अगर आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करोगे, यानी कि किसी बनावटी उसमें नहीं, आप बच्चे के ऊपर नेचुरल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा होएगा। इस विधि का उपयोग सभी व्यक्तियों द्वारा संभव है, विशेष रूप से चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा है या जो पढ़ रहे व्यक्ति की आवश्यकता कम ही पड़ती है। यानी कि इस ऑब्जर्वेशन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। भाई बच्चे के बिहेवियर पे ही ध्यान रखना है तो जरूरी नहीं है मेरा पढ़ा लिखा होना, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है और यहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी बच्चे के बिहेवियर के बारे में बता सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों परिस्थितियों में उपयोगी है। अगर आप इंडिविजुअल बच्चे से इंटरेक्शन करके पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो, या बच्चे के ग्रुप से उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। यह विधि छोटे बालकों के अध्ययन में अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, सरल और नॉन टेक्निकल विधि है। इसमें जितने भी हम आंकड़े, जितने भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि हमने डाटा खुद कलेक्ट किया है बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके। यह विधि सस्ती होती है, न तो किसी लैब का और न ही किसी उपकरण की आवश्यकता रहती है। यह बहुत लचीली होती है और बहुत सी परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का निरीक्षण स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाए। ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। हम क्या है सिचुएशन में, बहुत सी अलग अलग सिचुएशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। भावनात्मक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण सरलता से किया जाता है। यह व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का रिकॉर्ड करती है। तो ये इसके लाभ होते हैं। ठीक है, एक तो तुम नेचुरल तरीके से अपने बच्चे के ऊपर मान लो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो क्या क्या फायदा होगा इससे। इसमें क्या है, आपके घर के आपके अलावा इसके जो दादा दादी वो भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हो, यानी कि खुद पर्सनली भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या फिर आप क्या है घर में किसी और बंदे से भी इसकी सहायता ले सकते हो। छोटे बालकों पर ऑब्जर्वेशन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ईजी मेथड है, सस्ती विधि पड़ती है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जब आपका मन चाहे उस टाइप का आप ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हो। इसमें भावनात्मक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण भी सरलता से किया जा सकता है, और जो बच्चे का वास्तविक व्यवहार है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे इसकी मेरिट, नेचुरल तरीके से बच्चे के बारे में डाटा कलेक्ट करने से रिगार्डिंग। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। उसके बाद आते हैं जो आप ये मेथड अपनाओगे इसकी क्या क्या दोष हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, कि आपने नेचुरल तरीका तो अपना लिया अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखने का, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ जी, आपने मान लो आपने एक तो खुद की, या फिर आपने बोल दिया भाई आज ना मैं बाहर जा रही हूँ मुझे टाइम नहीं, आपने घर में किसी व्यक्ति को बोल दिया। तो जरूरी नहीं है कि घर में जो व्यक्ति है वो बच्चे के बारे में आपको सही बताए। हो सकता है उस टाइम पे बच्चे ने शरारत की हो, घर वालों ने सोचा होगा कि मम्मी आके डांटेगी तो इसको मैं ये बोल देता हूँ कोई शरारत नहीं की, है ना। तो लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जब बालक को यह पता चलता है कि किसी के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अपने बिहेवियर में चेंज कर लेता है। ठीक है, बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब आप बच्चे के ऑब्जर्वेशन करें और बच्चे को पता लग गया कि तेरे हर बात नोटिस की जा रही है तो वह बड़ा सतर्क होकर काम करता है। कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं। ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया के दौरान मात्र ऑब्जर्वेशन के आधार पर कारकों को बताने का इसमें कोई साधन नहीं है। इसलिए समस्या का हल ढूंढने के लिए मनोवैज्ञानिकों को प्रयोगात्मक विधि को अपनाना शुरू किया, जो विज्ञान के और समीप मानी जाती है। यानी कि सिर्फ कारण को ही हम साधन नहीं मान सकते, सिर्फ खाली ऑब्जर्वेशन को ही ना तो हम लंबे समय तक याद रख सकते हो, उसके लिए हमें प्रूफ भी चाहिए। आगे है विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत। जो हमारी नेचुरल
हमारी निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, साथ संबंध का कारण बहुत ही कम बताया गया। प्रक्रिया के साथ संबंध का कारण बहुत ही कम बताया गया। यह विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है। ऑब्जर्वेशन के दौरान जब यह मालूम किया गया कि फैक्टर कोरिलेटेड हैं, जब संबंध होता है तब एक कारक से दूसरे कारक के साथ ही बदलाव होता है, परंतु इसमें यह नहीं पता चलता कि एक कारक से दूसरा कारक प्रभावित होता है और दोनों कारक किसी तीसरे कारक के कारण होते हैं, अर्थात सहसंबंध का कारण नहीं मान लेना चाहिए। देखो बड़ा डिफिकल्ट कर दिया। विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत, यानी कि डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, उनके क्या क्या स्रोत है। तो उसमें बताया गया है कि इसमें संबंध रखने वाले कारक बहुत ही कम बताए गए हैं, कि मान लो आप जिस चीज से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कारक कम ही बताए गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान आप कुछ फैक्टर से निकलते हो, फिर देखते हो कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है या नहीं है। तो प्रभाव और इसका क्या है, एक कारण का दूसरे कारण पर इफेक्ट पड़ता है और दोनों ही, अर्थात कोरिलेशन का कारण नहीं। कितना डिफिकल्ट कर दिया कि आपका क्या बताया गया है कि कुछ फैक्टर है जो आपकी ऑब्जर्वेशन को अफेक्टेड करते हैं। मान लो एक चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज के ऊपर भी पड़ रहा है। ठीक है, मान लो आपको गुस्सा आ गया या आपके टीचर को गुस्सा आ गया, आपके ऑब्जर्वेशन करते हुए आपने कुछ हरकत ऐसी की, तो उसका इफेक्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी पड़ा। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वर जब तक किसी का ऑब्जर्वेशन करता है तो वह जो कुछ भी देखता है वह अपनी एक्सपेक्टेशन रखता है कि इस सिचुएशन में व्यक्ति की टेंडेंसी ऐसी होएगी, सेलेक्टिव रूप से निरीक्षण करता है और बहुत सी अपेक्षाएं रखता है। यानी कि आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा अब ये करेगा वो करेगा, लेकिन कई बार ये सूचनाएं नोट नहीं कर सकते हम, तो वो सूचनाएं कुछ टाइम तक तो याद रहती है और फिर कुछ टाइम के बाद हम उनको भूल जाते हैं। तो लिखने के समय का अंतराल अधिक हो जाता है तो सूचना भी थी कुछ और ही बन जाती है। तो सूचना में दिखानी तो इस दोष को दूर करने के लिए टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि की सहायता ली जा सकती है, लेकिन ये यंत्र महंगे पड़ते हैं। इसके लिए रिकॉर्डिंग की गई सूचनाओं के विश्लेषण में समय भी अधिक लगता है। ठीक है, तो आप क्या है, ऑब्जर्वेशन का मेथड नहीं सेलेक्ट कर पा रहे कि जो इस टाइम मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ मैं नहीं लिख पा रही, तो थोड़ी देर में जो अगर मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगी तो उसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के लिखूंगी। तो ये है इसकी दोष। क्या क्या दोष है, एक तो लोगों का बिहेवियर चेंज होता जाता है। जब मुझे पता मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है तो मैं ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेवियर करूंगी। दूसरा, कारण संबंधी कारकों को बताने के साथ नो मीन्स ऑफ टेलिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन अलोंग रिगार्डिंग कैजुअल फैक्टर। ठीक है, तो दूसरा क्या बताया, नो मीन्स टू टेलिंग फ्रॉम, कि ऑब्जर्वेशन के दौरान निरीक्षण के आधार पर कारकों को बताने के इसमें कोई साधन नहीं है, इसलिए समस्या का हल ढूंढने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंटल विधि को अपनाना शुरू कर दिया। विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत भी इफेक्ट डालता है, और जो आपका सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है कि आप ऑब्जर्वेशन का कौन सा मेथड सेलेक्ट करोगे वो भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, क्लियर हुआ है कुछ? इसके दो यस मैम, थोड़ा थोड़ा हुआ है। इसमें ना तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन के दौरान एक तो ये आ गया, बिहेवियर में चेंज आ गया। दूसरी बात, आपके सामने भी क्या है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिसके कारण भी हम समय पर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते। और एक दूसरी बात आ गई, जो चीज़ हमने देखी उसी टाइम लिख लेते हैं तो वो सही हो जाती है, अगर हम बाद में लिखते हैं तो टाइम गैप, एक इसमें आप लिख सकते हो एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि टाइम गैप के कारण भी आप क्या कर सकते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं हो पाती। तो 2-4 पॉइंट लिख देना और अपने तरफ से जो आपको ठीक लगे वो पॉइंट भी इसमें जोड़ सकते हो। उसके बाद है इंटरव्यू मेथड क्या है। इंटरव्यू मेथड क्या है, इंटरव्यू मेथड की विशेषताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने बैठकर इंटरेक्शन करते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू देने वाला कुछ उसका जवाब देते हैं, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन का इंटरव्यू
ये होता है डायरेक्ट विधि होती है, इसमें डायरेक्ट जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसी से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा इंटरव्यू मेथड। ये जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वह साधन है जिसके द्वारा हम मौखिक और लिखित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। हम ओरल तरीके से भी पूछ सकते हैं बच्चे से और हम रिटन में भी बच्चे से लिखवा सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं भाई? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, आमने सामने का संबंध होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो अब देखो भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या है? 2 या 2 से अधिक। अब इंटरव्यू में क्या है, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और इससे अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जो आपका क्या एक अकेला व्यक्ति अपना साक्षात्कार नहीं करता, इसी कारण साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार दाता का होना आवश्यक है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति अपना इंटरव्यू किसको देगा? ठीक है, तो इसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी, कम से कम 2, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक देने वाला, तभी तभी हमारी इंटरव्यू मेथड विधि सफल होएगी। दूसरा, आमने सामने का संबंध। अब इंटरव्यू क्या है, हम फोन पे नहीं दे रहे, हम आमने सामने इंटरव्यू देंगे। ठीक है, या तो प्रत्यक्ष तरीके से बैठकर, या फिर आजकल जो हम यूज कर रहे हैं जैसे मोबाइल फोन है, तो मैं आपसे यहाँ पर पूछ सकती हूँ, तो आपका क्या है, आमने सामने का संबंध इसमें होगा। विशिष्ट उद्देश्य, जो इंटरव्यू लिया जाता है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि हमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछने, हमें ये जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, उसके बाद है डाटा कलेक्शन। इसके से आप क्या करते हो, बच्चे से वार्तालाप करते हो, तो उस वार्तालाप के दौरान जो जो एक्टिविटी होती है उन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है और जो जो डाटा आपके लिए काम का उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये है आपकी इंटरव्यू मेथड की विशेषताएं। उसके बाद दूसरा है आपका साक्षात्कार विधि की सीमाएं या दोष। इसकी क्या क्या दोष हैं? एक तो व्यक्तिगत अभिनति, साक्षात्कारकर्ता पर निर्भरता, कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता, स्मरण शक्ति पर निर्भर, सूचनादाता के मध्य पर्याप्त संदेश वाहन का अभाव और हीन भावना। देखो भाई क्या क्या आपका अच्छा नहीं होता। एक तो आता है, सबसे बड़ा दोष ये है कि पक्षपात आने की संभावना रहती है। इंटरव्यू मेथड में सबसे बड़ा दोष ये आता है कि आपके यहाँ पर पक्षपात की संभावना रहती है। व्यक्तिगत अभिनीत की जगह आप यहाँ पर लिख लोगे पक्षपात की भावना। ठीक है, मान लीजिए इंटरव्यू लेने वाला अगर आपका कोई रिश्तेदार बैठा है, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार बैठा है, तो वो आपकी ऑफकोर्सली आपका फेवर करेगा। आप खुद भी देखते हो, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, अगर मान लो किसी का कोई जानकार है तो उस बंदे का फटाफट से सिलेक्शन हो जाता है, और किसी का कोई जानकार नहीं है तो उस बच्चे को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, फिर आके और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात, साक्षात्कार विधि का सबसे पहला दोष क्या है? पक्षपात की भावना यहाँ पर होती है। दूसरी बात है आपकी साक्षात्कारदाता पर निर्भरता। दूसरी सीमा ये है कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो सूचनादाता पर अत्यधिक निर्भर होती है। इस संबंध में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहली तो सूचनादाता को इंटरव्यू के लिए तैयार करना ही एक समस्या है, और दूसरा यदि वह राजी हो भी जाए तो स्वतंत्र वर्णन पर कोई व्यक्ति ही पसंद करता है। अतः इस विधि में साक्षात्कारकर्ता पूर्णतः सूचनादाता की कृपा पर आश्रित है। एक तो हो गया भाई आपका पक्षपात की संभावना, दूसरा आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है आपको श्योरिटी थोड़ी ना है कि वो व्यक्ति सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भी आपका हो सकता है डाटा जो कलेक्ट कर रहे हो वो थोड़ा गड़बड़ा जाए। अब उसके बाद तीसरा, कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता। अब इंटरव्यू लेने वाला भी अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसको क्या है, नॉलेज हो। जो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं तो ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू बिठाया जाता है जिसको उसकी ऑलरेडी नॉलेज हो। आगे है स्मरण शक्ति पर निर्भरता। बच्चे की या जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी मेमोरी पावर कितनी है, कितनी शार्प माइंड है, कैसे वो बातों को बताता है, उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने वाले दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता तो भी डाटा कलेक्शन में बीच में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। आगे है हीन भावना। साक्षात्कारकर्ता प्रविधि में हीन सामग्री संकलन के लिए अनेक व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है और इस प्रोसेस के दौरान ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। हीन भावना कई बार क्या होता है, जब हम डरे हुए होते हैं, ठीक है, जब आप पहली बार इंटरव्यू देते हो किसी को तो आपके अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो उसके कारण भी आप हड़बड़ाहट में वो पूछ रहे हैं, आप जवाब कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो आप अलग वो कर रहे हो। तो ये है आपका
साक्षात्कार विधि के दोष। समझ में आया इंटरव्यू मेथड कि इंटरव्यू मेथड से किस प्रकार हम बच्चे के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं और उसकी क्या क्या हानियां हैं। हुआ बेटे क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, अब फर्स्ट था डाटा कलेक्शन से लेकर हमारा नेचुरलिस्टिक तरीके से डाटा ऑब्जर्वेशन करना, दूसरा था हमारा इंटरव्यू मेथड, अब तीसरा है हमारा क्लास चल रही है अभी। इंटरव्यू। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकली इंटरव्यू से आपका क्या अभिप्राय है, क्लिनिकली इंटरव्यूज के क्या उद्देश्य हैं और यह किन किन अवस्थाओं पर प्रकाश डालता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, क्लिनिकली इंटरव्यू विधि को सुप्रसिद्ध विकासवादी मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने एक सीधी और सरल एवं प्रभावी विधि के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने इस विधि के द्वारा मानसिक गतिविधियों का अध्ययन किया। प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके साथ साथ बालक की मेंटली संरचनाएं जटिल होने लगती है। क्लिनिकली इंटरव्यू विधि के द्वारा बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं, रुचियों, योग्यताओं आदि की स्टडी की जाती है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक स्वयं बालक से या उनके अभिभावकों या शिक्षकों से पूछताछ करके प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालक से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनका प्रयोग नैदांतिक रोगों से ग्रसित बालकों की अध्ययनार्थ किया जाता है और नैदांतिक साक्षात्कार विधि की संज्ञा दी गई है। इस विधि का प्रयोग करते समय मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है कि वह बालक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्त करे। बालक के व्यवहार में निहित विकृतियों एवं असामान्यताओं के विश्लेषण, निदान एवं उपचार के लिए जीन प्याजे ने विशेष रूप से नैदांतिक विधि का उपयोग किया। अब देखो भाई, क्लिनिकली इंटरव्यू मेथड का क्या बताया गया है, इसको एक बिल्कुल ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड माना है किसने, जीन प्याजे ने। यहाँ पर मेन जो ऑब्जर्वेशन हुई है, मेन जो बात है वो बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है उसकी स्टडी की गई है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बच्चे की जो मेंटल जो स्ट्रक्चर है वह कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बालक की व्यक्तिगत जो भी विशेषताएं हैं, जो भी रुचियां हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, उनकी स्टडी की जाती है कि बालक को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, बच्चा क्या मेंटली एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें क्या है, इन सब के ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, शिक्षकों से पूछताछ करके भी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, बच्चे के पेरेंट्स से भी सूचनाएं इकट्ठे करके की जाती हैं और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बच्चे के रोग से ग्रसित बालकों का प्रयोग नैदांतिक रोगों से ग्रसित बालकों के अध्ययनार्थ किया जाता है। यानी कि ये सारी की सारी वो कलेक्ट करके एक्टिविटीज, ये सारी की सारी सूचनाओं को कलेक्ट करके, मान लो बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका क्लिनिकली वो किया जाता है। ठीक है, नैदांतिक साक्षात्कार विधि द्वारा, यानी कि नैदांतिक रोगों से ग्रसित बालकों की स्टडी की जाती है। इसी को हम क्लिनिकली इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें बालक के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है ताकि हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर सके, उसका उपचार कर सके। ठीक है, जब बच्चे को इस तरीके से उपचार किया जाता है, मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को ये ना बताएं कि हम उसका ये इलाज कर रहे हैं, हम बच्चे को क्या है सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं और इतने प्यारे तरीके से कर रहे हैं ताकि इजीली हम उसका क्लिनिकली इंटरव्यू ले सकें। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ है? मेन आपका यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है, आप दिन भर में क्या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके सामने क्या योग्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब को स्टडी करके ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कमी कहाँ पर आ रही है। बच्चा सारी चीज़ें तो सही कर रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में कमी है, अकेलापन है, तो उसका कारण क्या है, तो उस जो कारण है उसको ढूंढना यहाँ पर है। तो उस कारण को ढूंढना है कि किस कारण से बच्चे के अंदर ये बदलाव आ रहा है। इन द सेंस आप ये देख सकते हो, मान लो आपका बच्चा सारे काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पूरा दिन थका थका सा रहता है, तो आप पहले उसकी सारी चीज़ों को नोट करोगे और फिर देखोगे कि क्या कारण है बच्चे के थकने का। ठीक है,
तो ये जिस तरीके से आप कर रहे हो, तो इसमें यहाँ पर मेन बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। उस प्रॉब्लम का कारण क्या है उसको निकालना, उसके ऊपर स्टडी करनी है। फिर इसके द्वारा जब पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो हम बच्चे के साथ एक जेंटली बिहेवियर करते हैं और उसकी जो असमानताएं हैं, जो भी कारण है, जो भी कमियां हैं उसके अंदर, उसका एनालिसिस करते हैं और उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। अब है पर्पस ऑफ क्लिनिकली इंटरव्यू। इसका क्या उद्देश्य है? बालकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना, उनके क्वालिटेटिव फैक्टर्स को प्राप्त करना, विभिन्न अभिव्यक्तियों का अध्ययन करना, बालक के व्यक्तिगत विशेषताओं, रुचियों और योग्यताओं का पता लगाना, यानी कि बच्चे की क्या विशेषताएं, क्या रुचियाँ, क्या योग्यता है, उनका पता लगाना, अलग अलग सिचुएशन के ऊपर स्टडी करना, उनके क्वालिटेटिव्स क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं हैं उनको उजागर करना और बच्चे के साथ सीधा संपर्क करना, ठीक है। आगे आती हैं आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकली इंटरव्यू। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे ओपनिंग स्टेज, दूसरी मिडिल स्टेज और तीसरी है आपकी फाइनल स्टेज। तो फर्स्ट है आपकी ओपनिंग स्टेज। ओपनिंग स्टेज में क्या बताया गया है, जो आपका नैदांतिक साक्षात्कार है उसकी प्रारंभिक अवस्था में ओपनिंग स्टेज स्वयं का परिचय देता है। इसमें ओपनिंग स्टेज में देखो, अब जो क्लिनिकली मेथड है उसमें आप किन किन स्टेजेस से गुजरते हो। अब मान लो आप खुद बच्चे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला स्टेज क्या है, इसमें जो भी बालक है उसका इंटरव्यू, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो भी आपका उपचार करने वाला है, मान लो डॉक्टर ही मान लो आप, उसके पास जाते हो, तो आप सबसे पहले स्वयं का परिचय देते हो और इस अवस्था में अत्यंत विनम्रता एवं सावधानी से बालक का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है और दोनों एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करते हैं। बालक की इस नवीन परिस्थिति में एडजस्ट होने के लिए समय देता है और प्रश्नों की संख्या कम या उत्तर संस्कृत होते हैं और बालक का प्रासंगिक प्रश्नों से प्रासंगिक उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि कुछ क्लिनिकली आप मान लें साइकोलॉजिस्ट से मिलते हो तो सबसे पहले बच्चे के बारे में वह पूछता है। देखो इसमें मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे बेटे की हमने स्पीच थेरेपी करवानी थी, क्योंकि वो वैसे 8 साल का हो गया है लेकिन रे को ले बोलता है। तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, जैसे ही हमने जो थेरेपिस्ट था उसको दिखाया तो फर्स्ट स्टेज यही था, उसने बड़े प्यार से बच्चे से उसके बारे में पूछा, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे को वहाँ पर एडजस्ट होने का टाइम दिया, यानी कि 5-7 मिनट, और फिर हमें बाहर भेज दिया और फिर बच्चे से क्वेश्चनिंग की, मतलब ये बुलवा के देख रहे थे कि बच्चा कैसे बोल रहा है। फिर उससे कुछ रीडिंग करवाई, हिंदी की भी रीडिंग करवाई और इंग्लिश की भी रीडिंग करवाई। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, बच्चे से ही बात की जाती है। उसके बाद आई मिडिल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में तो जो डॉक्टर थे उसने बच्चे से बातचीत की, उसको अपने तरीके से जो क्वेश्चनिंग करनी थी वो की, या जो उसने पैराग्राफ पढ़वा के देखना था वो पढ़वाया। उसके बाद आई मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में इसमें क्या किया गया, 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समस्यात्मक लक्षण या उसकी वर्तमान समस्या क्या है, कि वर्तमान में क्या समस्या, आपको क्या प्रॉब्लम है, हाल ही में बालक के साथ कोई घटना घटित हुई है, उनका समायोजन बाधित हो गया है, बालक के व्यक्तित्व के क्या क्या गुण हैं, क्या शील गुण है, चरित्र क्षमताएं कैसी है, हाल ही में उसका बिहेवियर में कोई परिवर्तन हुआ है, क्या बालक की वर्तमान समस्या के पीछे कोई ऐसा कारक है। आप देखो मिडिल स्टेज में वो बच्चे से बात नहीं कर रहा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बच्चे से कर रहा है कि आपकी वर्तमान में क्या समस्या है। फिर उसके गार्जियन से पूछ सकता है कि बच्चे के साथ कोई घटना तो नहीं घटित हुई, या फिर हाल ही में बच्चे के बिहेवियर में कोई खास चेंज आया हो, या वर्तमान समस्या के पीछे कोई ऐसा कारक हो जिसके कारण उसे इस मेडिकल उपचार की आवश्यकता हुई हो। कोई निश्चित पर्सन या विषय तो नहीं जिस पर ध्यान देने का सवाल उठता है। उसकी वर्तमान समस्या और लक्षणों को समझने में सहायता, जिससे डॉक्टर को उसकी वर्तमान जो समस्या है उसको समझने में सहायता मिल सके। फाइनल स्टेज इंटरव्यू का अंतिम अवस्था होती है। इसमें इंटरव्यू स्थल से बाहर आने के पश्चात बालक की मानसिक शांति बने रहे, इसके लिए इंटरव्यू को विशेष प्रकार से बालक के साथ व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में बालक के साथ इंटरव्यू एक कठिन अनुभूति होती है, क्योंकि वह अपनी कष्टदायक अनुभूति या परेशानियों को इंटरव्यू लेने वाले के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अतः उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी जाती है और बालक के चले जाने के पश्चात इंटरव्यू साक्षात्कार की पूर्ण प्रक्रिया पर पुनः विचार करता है।
तो ये थे आपकी क्लिनिकली इंटरव्यू मेथड। समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो। शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए थे ना? यस मैम। आगे पढ़ाऊंगी या बहुत है? मैम कल कर ले। रहने दीजिए, कल इकट्ठा करना है ना बच्चे के रिगार्डिंग कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या उसका बिहेवियर है। तो उसने यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करने के तरीके बताए हैं इस पॉइंट के अंदर कि एक तो हम नेचुरल तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चे के ऊपर, या तो घर में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या स्कूल में उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। दूसरा है इंटरव्यू के जरिए, ठीक है, कि किस प्रकार बच्चे के हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक बताया इसने क्लिनिकली मेथड, उसमें देखते हैं कि मान लो वाकई में बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम किस प्रकार क्लिनिकली तरीके से उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। उसके बाद आगे आएगा कुछ रिफ्लेक्टिव जर्नल, बच्चों के रिगार्डिंग कोई कुछ जर्नल्स आती हैं, उनसे क्या क्या हेल्प मिलेगी हमें डाटा कलेक्ट करने में। एक आएगा आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है आपका, कि बच्चे के ये बिहेवियर है, ऐसा वो करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मुश्किल ये भी नहीं है, ये जस्ट क्या है, अलग अलग मेथड बताए हैं कि बच्चे के रिगार्डिंग किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कारण किस तरीके से हम जान सकते हैं। देखो, तुम किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन तभी करते हो, अब बेखाम तो आप अपने बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, या तो आपको लगता है कि कहीं पर कमी है, ठीक है। अब आपका बच्चा अच्छे से खेल रहा है, सारे काम कर रहा है, तो क्या जरूरत है बच्चे के ऊपर निगरानी रखने की, वो तो सही कर रहा है। आप बच्चों के ऊपर निगरानी तब रखोगे जब आपको लगेगा कि मेरे बच्चे के बिहेवियर में कुछ तो चेंज है, और क्या कारण है वो डायरेक्ट तो बता नहीं रहा आपको, तो आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन करके उसके बिहेवियर को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोई सी भी चीज़ की रिसर्च तभी करते हैं जब हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बात समझ में? यस मैम।